नसीन, अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और स्ट्राइक ग्रुप जो है वो वेनेजुएला की तरफ रवाना कर दिया है। बॉम्बर्स, वॉरशिप्स और इससे पहले ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय हो चुके हैं और अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो वेनेजुएला की तरफ रवाना किए गए हैं। सूरत हाल काफी टर्मोइल है। अभी 24 घंटे हुए हैं कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन वहां पर करने जा रहे हैं। तो उसके साथ जो स्ट्राइक्स हैं डिफरेंट बोर्ड्स के ऊपर वो जारी है और अब ये कैरियर्स वहां पर रवाना हो गए हैं। तो एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि जंग का खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके साथ एक और बड़ा खतरा यह है कि मिस स्टेप का, मिस कैलकुलेशन का खतरा है कि कोई भी एक अमल जो है उसके नतीजे के अंदर सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और ये एक ग्लोबल इवेंट जो है वो बन जाएगा। यानी ये इतना बड़ा महाज जो है वो खुल सकता है। मिसाल के तौर आप देखिए ना कि अगर अमेरिका लॉन्च करता है एयर स्ट्राइक्स और आगे से फिर वेनेजुएला उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर देता है तो फिर क्या होगा, या उनकी किसी बेस को हिट कर देता है तो फिर क्या होगा, या कोई भी रिएक्शन वो आगे से दे सकते हैं। वो भी अपने हजारों मिसाइल जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये जो मिस स्टेप है ना, ये सबसे खतरनाक बात है। कुछ भी हो सकता है और सूरत हाल जब वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। तो बड़ी ही सेंसिटिव सूरत हाल वहां पर है। गजा में क्या हो रहा है, मागा जो है नाज़रीन वो काफी क्रिटिकल है इजराइल के हवाले से और वो ये बात कर रही है कि फंडिंग जो है वो रोकनी चाहिए और इजराइल की जंगों से हमें जब दूर रहना चाहिए। तो ये तहरीक आगे बढ़ रही है। इधर रीजनल एफर्ट्स जब वो हो रही है सीज फायर को यकीनी बनाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, एड अंदर भेजने के लिए। लेकिन एक बात जरूर है, खौफ, फियर्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक नाज़रीन जितना कुछ भी हुआ है ये सारा एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। इसके पीछे कोई सॉलिड, कोई क्रेडिबल, कोई रियल एग्रीमेंट, कोई इंटेंशंस, कोई ऐसा इकदाम वो मौजूद नहीं है। कोई रियल सोल्यूशन, कोई रियल एग्रीमेंट, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वो तो अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा। तो जितना कुछ है वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है जिसमें एक शॉर्ट या लॉन्ग एक पॉज हो सकता है, जिसमें इजरायली वायलेशंस होती रहेंगी, नहीं होंगी, वो एक साथ अलग मसला है कि उस पॉज में भी वायलेशन जब वो इजराइल करता रहेगा। तो अभी तक जितना कुछ हुआ है तो वो एक सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, कोई सॉलिड रियल पीस, रियल सोल्यूशन वो नहीं है। इसलिए एफर्ट जारी है, लेकिन साथ साथ खतरात अपनी जगह पर मौजूद है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और साथ साथ खतरात अपनी जगह पर मौजूद है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और अगर आप देखें वेस्ट बैंक, लेबनान, शाम, वहां तो वैसे भी इजराइल को फ्री हैंड है। ये तो अभी सिर्फ बात जो है वो गजा की है। वेस्ट बैंक में तो वो जो कर रहे हैं सेटलर जो है वो फलस्तीनियों के ऊपर अटैक्स इस वक्त कर रहे हैं, और लेबनान में जो सूरत हाल है उधर जनाब अली, यूक्रेन जो है कोalition ऑफ विलिंग की मीटिंग होने जा रही है जिसमें बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर इस हक में है कि रशियन एसेट्स फ्रीज कर लेने चाहिए, लॉन्ग रेंज वेपन्स जो है वो दे देने चाहिए। और ये जो यूरोपियंस और वेस्ट के इक्तदार का, सैकड़ों साल के इक्तदार का डिक्लाइन है, उसमें ये एक बहुत बड़ा वाकया होगा, रशिया का पैसा फ्रीज करना और उसको इस्तेमाल करना। फ्रीज तो हो गया, उसको इस्तेमाल करना, क्योंकि ये तारीख का सबसे बड़ा थेफ्ट डिक्लेयर किया जाएगा और फिर दुनिया में कोई ट्रस्ट नहीं करेगा यूरोपियंस के पास अपना पैसा रखने के वाले से। फिर मुझे बताइए ना, दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जो अपना पैसा उठाकर यूरोपियंस के पास रखेगा, जो कभी भी उसको फ्रीज करके उसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो इस डिक्लाइनिंग ऑर्डर का एक कील होगा, ठीक है ना, इस तबूत में एक और कील साबित होगा ये वाला इकदाम। लेकिन ये वेस्टर्न लीडर जो है वो इस तरह के इकदाम उठाते चले जा रहे हैं जो यूरोप को मजीद डैमेज कर रहे हैं। अब जर्मन चांसलर की सुन लीजिए, जर्मन चांसलर ने खबरदार किया है कि पूरे बरे आजम से और खासकर जर्मनी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इंडस्ट्रीज बरे आजम यूरोप को छोड़कर जा रही है और अब सूरत हाल ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई है और हमें हंगामी इकदाम उठाना होंगे। यूरोप जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहा है और सूरत हाल ब्रेकिंग पॉइंट पर है। लेकिन जो इसकी वजूहात है, अननेसेसरी वॉर्स, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, वहां पर पैसे का जाना, तो जो वजूहात है उस पर काम नहीं किया जा रहा, बल्कि इस सब के बावजूद खुद जर्मनी वो इन जंगों को मजीद सपोर्ट कर रहा है। ये भी कह रहा है कि सूरत हाल बहुत खराब है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से बड़ा कोई सवाल तो हो नहीं सकता। लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब वो हो रही है और वो साथ इकदाम भी वो उठा रहे हैं जो इस क्राइसिस में मजीद इजाफा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, एक उंगली पर नचा रहा है चाइना पूरे वेस्ट को। जो रेयर अर्थ मिनरल का वेपन उसके पास आया है, इसकी भी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और जब वेस्ट लीबिया में, शाम में, अफगानिस्तान में, इराक में, सूडान में, सोमालिया में इन मुल्कों को डिस्ट्रॉय कर रहा था तो उधर बिजी था, तो चाइना जो है वो इस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहा था, खामोशी से, चुपके से, धीरे से इस इंडस्ट्री पर काम करता रहा। और आज 90% ग्लोबल सप्लाई चाइना के पास है, ये वहां पर बिजी थे। अब अचानक इनको होश आया है कि ये क्या हो गया, ये तो सारा चाइना के कंट्रोल में है। और अब इनकी तमाम इंडस्ट्रीज, एक दो नहीं, तमाम इंडस्ट्रीज, इनकी तमाम टेक्नोलॉजी, और अब तो इनकी मेडिसिन भी
वो भी चाइना के कंट्रोल में है, उसके लिए भी चाइना का मटेरियल चाहिए तो वो मेडिसिन बन सकेगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, सब जो है वो चाइना के इशारों के ऊपर इसको नाच रही है, और चाइना के हाथ में वो सारा वेपन आ गया है और वो घुमा रहा है इनको। तो एक बहुत यानी डिपेंडेंसी आप देखें ना कि वेस्ट इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है चाइना पर। और मैक्रोन ने कहा है कि सख्त तरीन इकदाम चाइना के खिलाफ उठाने की जरूरत है। यानी पहले अमेरिका की जंग तो छिड़ी ही है, अब यूरोप भी जंग छेड़ने की बात कर रहा है, और ये यूरोप के लिए जो क्राइसिस है उसमें एक बहुत बड़ा मेजर और इजाफा होगा उनके क्राइसिस में, क्योंकि जो चाइना के पास इस वक्त कंट्रोल है, रॉ मटेरियल आ रहा है, फिर उनकी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं, सारे मामलात हैं, तो चाइना के साथ जंग का मतलब यह होगा कि यूरोप की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, लेकिन वो ये भी करने जा रहे हैं। तो ये होता है दुनिया में इक्तदार, फिर 500 साल भी तो हो गए ना, यूरोप को 500 साल भी तो हो गए हैं, तो ये इक्तदार भी तो आखिरकार बदलना है। तो जनाब अली, गजा से खबर यह है कि अमेरिका ने कोरियन डिप्लोमेट को वहां पर तैनात किया है, गजा का जो कोऑर्डिनेशन हब है उसको देखने के लिए। ये पहले यमन में एम्बेसडर हैं, इनको यहां पर जब वो तैनात किया गया है, जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है वहां पर ये कोरियन डिप्लोमेट जब बैठेंगे। स्टीव बैनन ये मागा की बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, उन्होंने इसराइल को वासल स्टेट कह दिया है। यूएस प्रोटेक्टोरेट्स स्टीव बैनन scathing comments has got under Netanyahu's skin. Israel under Netanyahu is not an ally of US but effectively a vassal state. ये नेतन्याहू की क़यादत में इजराइल हमारा कोई इत्तेहादी नहीं है, बल्कि ये एक वासल स्टेट है, बस ये हमारे लिए गुलाम है और हम इसको डिक्टेट करेंगे कैसा करना है क्या नहीं करना। तो मागा इज बीइंग वेरी क्रिटिकल। और एक और ग्रेट गेम जारी है नाज़रीन, और वो नॉर्मलाइजेशन और जो अनेक्सेशन है उसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करना है। यूएस यूजिंग नॉर्मलाइजेशन एज बार्गेनिंग चिप विद इजराइल अगेंस्ट एनेक्सिंग वेस्ट बैंक। ये ग्रेट गेम जारी है, यानी असल में ये इस तरह से है कि भाई सऊदी अरब, ये सारे मुल्क जो हैं वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लें और बदले में ये कहा जाए कि इजराइल वेस्ट बैंक को अनेक्स नहीं करेगा, तो वो भी कहें कि देखें हमारी बड़ी जीत हो गई, हमने एक चीज मनवा ली, ठीक है ना, तो इजराइल को नॉर्मलाइजेशन जब वो हासिल हो जाए। तो इस तरह की एक ग्रेट गेम भी जारी है, लेकिन ये काफी टफ होगा क्योंकि जो कुछ 2 साल में हुआ ये बड़ा मुश्किल है बुलाना। और उधर जर्मनी की $2 बिलियन की डील हुई है इजराइल के साथ। $2 बिलियन के उन्होंने मिसाइल्स जो है, ये स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, $2 बिलियन के ये जर्मनी ने इजराइल से खरीदे। और जो टॉम बैरक है यूएस एनवॉय, वो ये कह रहा है कि जो ट्रंप का विजन है मिडिल ईस्ट के लिए, उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट हिजबुल्लाह और ईरान है। तो हिजबुल्लाह और ईरान क्यों रुकावट है? क्योंकि रीजन को सबजुगेट करने के लिए ये 2 ताकतों को रिमूव करना जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उधर नेतन्याहू जो है वो रिजेक्ट कर रहा है कि टर्की को हम किसी सूरत नहीं आने देंगे, और वो कह रहा है कि आजरबाईजान की फौजियां हैं, यूएई की फौजियां हैं। अब चूंकि आजरबाईजान से आखिरी वक्त तक जब वो ऑयल आता रहा है इसराइल को, और जब ईरान पर हमला हुआ तो फिर आजरबाईजान की एयर स्पेस भी उसमें इस्तेमाल हुई है। आजरबाईजान बहुत क्लोज है इसराइल के, तो कह रहा है आजरबाईजान की फौज आए और यूएई की फौज आ सकती है, कुछ इस तरह के और मुल्कों की फौज जब वो आ सकती है, लेकिन टर्की की नहीं आएगी। तो टर्की से उसको काफी फियर है, लेकिन टर्की का रोल बहुत बढ़ता चला जा रहा है, टर्की एक बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। अब आप देखिए जर्मन चांसलर टर्की का दौरा करने जा रहे हैं। अब जरूरत क्या पेश आई है? जरूरत यह है कि टर्की जो है वो मॉडर्न डिफेंस इंडस्ट्री बन चुका है, और नेटो में सेकंड लार्जेस्ट फोर्स जो है वो टर्की के पास है। तो टर्की का रोल जो है, और यूरोप देखें डिपेंडेंस उसकी हो रही है टर्की पर। जर्मन चांसलर मर्ज टू विजिट अंकारा फॉर बायलैटरल एंड रीजनल टॉक्स, मिडिल ईस्ट भी उसमें डिस्कस होगा। तो नाज़रीन, जो एक रिवायती इक्वेशन थी कि मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी है वो इजराइल बनाता था और यूरोपियंस जो है वो इजराइल के मुताबिक एक्ट करते थे, लेकिन अब तब्दीली आई है कि एक तो यूरोपियंस मिडिल ईस्ट के ममालिक के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट्स, टर्की से हथियार, ये डिपेंडेंस ये हो गई है। दूसरा, जब डिपेंडेंस हो गई है तो अब उनके अपने मफादात में है कि वो उनके साथ जाकर डील करें। तो वो इक्वेशन के मिडिल ईस्ट उन पर डिपेंडेंट है, और चूंकि उन पर डिपेंडेंट है तो इजराइल जैसे चाहे एक्सप्लॉइट कर ले, तो वो बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और जैसा कि आप देखिए सऊदी अरेबिया और इटली बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद है कि दौरा किया था सऊदी अरेबिया का, तो सऊदी अरेबिया और इटली इस वक्त बहुत करीब आ रहे हैं। इटली एंड सऊदी अरेबिया सेट अप देयर डायलॉग, जस्टिस एंड बिजनेस इन फोकस। सऊदी अरेबिया और इटली ने अपनी जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको इंटेंसिफाई कर दिया है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर दोनों का फोकस है।
इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी और गाजा और मिडिल ईस्ट और ये सारा फलस्तीनी अथॉरिटी, ये सारा जनाब डिस्कस हो रहा है। रोम के अंदर इस वक्त सऊदी ऑफिशियल्स और इटली के ऑफिशियल जब मुलाकातें कर रहे हैं और दोनों मुल्क काफी करीब आ रहे हैं। चूंकि सऊदी अरेबिया ने और जो गल्फ ने इन्वेस्टमेंट्स की है अमेरिका में, तो सबको पता चला है भाई इनके पास अच्छी खासी, पहले भी इनकी इन्वेस्टमेंट्स यूरोप में है, लेकिन अब वो ताल्लुकात तो इकोनॉमिक टर्म्स में और मिलिट्री टर्म्स में यूरोपियंस को मिडिल ईस्ट की जरूरत है, तो वो रिवायती इक्वेशन जब वो बदल रही है। वेनेजुएला में क्या हो रहा है, जेराल्ड फोर्ड ये एयरक्राफ्ट करियर है और ये पूरा एक स्ट्राइक ग्रुप है, इसके साथ वॉरशिप्स मूव करते हैं, पूरा एक स्ट्राइक ग्रुप है। और जेराल्ड फोर्ड जो है ये सबसे मॉडर्न, सबसे बड़ा उनका ये एयरक्राफ्ट करियर है और इसको भेजा गया है। और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ये कह रहा है कि ड्रग स्मगलिंग से लड़ने के लिए एयरक्राफ्ट करियर जब भेजा जा रहा है, तो ये एक मेजर एस्केलेशन है। इससे पहले बॉम्बर्स, वॉरशिप्स, फौजें वहां पर हैं, तो यूएस ट्रूप्स नियर बाय वेनेजुएला गोज फुल अलर्ट इन केस। और वेनेजुएला जो है वो 1,23,000 सोल्जर जो है वो मोबिलाइज कर रहा है, रेडी टू फाइट ऑफ एन इन्वेजन। और एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि जितना वेनेजुएला के पास एक डेटोनेटर्स है, रशियन जेट्स उनके पास है, रशियन मिसाइल्स उनके पास है, वेपनरी उनके पास है, तो बड़ा मुश्किल होगा अमेरिका के लिए ये फुल स्केल जब इन्वेजन करना, और काफी ज्यादा डेंजरस ये हो सकता है। और मीनवाइल ये गार्डियन की रिपोर्ट है, सीआईए को ग्रीन लाइट दी जा चुकी है कि वो कोवर्ट ऑपरेशन शुरू कर दे वहां पर रिजीम चेंज के लिए। और एक्सपर्ट ने यह खबरदार किया है कि जंग जाहिर एक बहुत बड़ा खतरा है, जंग जो होगी तो बहुत तबाही लेकर आएगी, लेकिन इससे भी एक बड़ा खतरा यह है अ मिसस्टेप, मिसकैलकुलेशन, एक गलत कोई एक इकदाम और कुड टर्न दिस पोस्टरिंग इनटू अ एक्सीडेंटल फायर स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगी अगर यहां पर कोई मिसकैलकुलेशन हो गई। कुछ अमेरिका ने बड़ा कर दिया, आगे से कुछ वेनेजुएला ने रिस्पॉन्ड कर दिया, तो ये एक एक्सीडेंटल फायर स्टॉर्म जब वो लेकर आ सकती है। मिसस्टेप, देखिए आप इतनी फौजी वहां पर लेकर जा रहे हैं तो कुछ भी वहां से जब वो हो सकता है, तो ये गार्डियन की रिपोर्ट है। तो वेनेजुएला जब अलर्ट है। यूरोप की सिचुएशन क्या है? यूरोप की सिचुएशन यह है कि कई सौ साल उन्होंने दुनिया पर रूल किया है, इसी चाइना के ऊपर उन्होंने रूल किया, लेकिन एक तो डिक्लाइन है, 2 आलमी जंगें यूरोप में लड़ी गई और काफी उनका डैमेज हुआ, लेकिन फिर जाहिर है, लेकिन उसके बाद इक्तदार अमेरिका के पास चला गया। लेकिन अब फिर उनकी जो पॉलिसीज हैं और खासकर जो यूक्रेन जंग ने बेड़ा गर्क किया है सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि सस्ती एनर्जी जो मिल रही थी, जो ही वो कट हुई है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। और इसके साथ एक और फिनोमेना जो मुसलसल जारी है वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की जंगें हैं, जहां पर पैसा भी गया और बदले में क्या अचीव किया? इमिग्रेशन। और जब जब इमिग्रेशन होती है इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होती है, तो प्रायोरिटीज डाइवर्ट हुई, पैसा जाया हुआ, और आपकी इंडस्ट्री को मुसलसल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, मुसलसल इनोवेशन की जरूरत होती है, तो वो नहीं हो सकी। और अब वो पैसा निकाल कर उल्टा मजीद असलिया खरीद रहे हैं। तो अब जनाब अली यूरोप की सूरत हाल यह है कि यूरोप में पहली बार यह फिनोमेना हो रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। अब ये सुनते जाइए, इस सब के बावजूद यूरोपियन गवर्नमेंट्स वही इकदाम उठा रही है जो इस क्राइसिस को बढ़ा रही है और उनके डिक्लाइन को बढ़ा रहे हैं। वल्वो ये बहुत बड़ी कंपनी है, वॉक्सवैगन जर्मनी की कंपनी, उन्होंने खबरदार किया है कि फैक्ट्री शटडाउन हो सकती है। और जर्मन चांसलर ने कहा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में हो रही है और पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो इकोनॉमिक पान बन जाएगा। इकोनॉमिक पान जो है यानी प्यादा, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा बल्कि वो किसी का मोहताज होकर रह जाए। पॉन आप समझते हैं ना, यानी प्यादा बनकर रह जाएगा, कोई और उसकी डोरे हिलाएगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट और सोवरेन नहीं रहेगा। देखिए ये जो सोवरेनिटी होती है ना, ये थर्ड वर्ल्ड मुल्कों के लिए नहीं है, ये सोवरेनिटी है अमेरिका के लिए, यह है यूरोप के लिए, रशिया के लिए, चाइना के लिए। ये जो बड़ी ताकतें हैं, ये सोवरेनिटी असल में इनकी होती है, ये खुद मुख्तार होते हैं और अपने फैसले करते हैं। बाकी ये मुल्क, हर मुल्क की सोवरेनिटी तो होती है और वो इस लफ्ज को इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग में वो कभी किसी के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो कमजोर है इकोनॉमी में, मिलिट्री में, वो हमेशा एक्सप्लॉइट होते हैं बड़ी ताकतों से। तो ये सोवरेनिटी एक डॉक्यूमेंट में तो सबके मुल्कों के लिए मानी गई है, लेकिन उसको एक्सरसाइज सिर्फ ये दुनिया की 4-5 या 3-4 बड़े जो पावर सेंटर्स हैं वही करते हैं, यूरोप, चाइना, रशिया और अमेरिका आप कह सकते हैं। तो आप जनाब अली वो इकोनॉमिक पॉन बन जाएगा, ये जर्मन चांसलर कह रहा है, कोई मीडिया एनालिस्ट नहीं कह रहा, ये आज उनकी स्टेटमेंट है। अगर इसने फौरी, जर्मन चांसलर कह रहे हैं, अगर फौरी इकदाम ना उठाए, मिसाल के तौर पर जो हाई एनर्जी क्राइसिस है, हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से जो क्राइसिस है, क्यों पैदा हुआ? यूक्रेन जंग की वजह से। कंप्लेक्स जो रेगुलेशंस है, मार्केट डिस्टॉर्शन है,
और यूरोपियन की जो कंपिटेटिवनेस है वो चैलेंज हो रही है, ठीक है ना। वो टेक्नोलॉजी नहीं बना पा रहे, यानी वो सलाहियत, वो कंपिटेटिवनेस में पीछे रह गए हैं। और उन्होंने कहा कि यूरोप को फौरी एम्बिशियस ट्रेड डील्स है वो करना होगी। जर्मन चांसलर सेज वो बहुत ज्यादा परेशान है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द यूरोप हो रही है, और इस पर एक हंगामी मीटिंग यूरोप में बुला ली गई है। खुद जर्मनी के अंदर तेजी के साथ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रही है। जर्मनी हैज एन एस्केलेटिंग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉब्लम, यूरोप एट ब्रेकिंग पॉइंट, जर्मन चांसलर वांट्स चेंज आर कोलैप्स, बदलो पॉलिसी, बदलो या फिर कोलैप्स हो जाओ। और उधर जो है आप देखिए, जर्मन चांसलर ने जाना था चाइना, दौरा कैंसिल हो गया। वाई? चाइना में कोई मिलने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जर्मनी, उसके फॉरेन मिनिस्टर से चाइना में मिलने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। उन्हीं का मीडिया लिख रहा है यूरोपियंस का, नोबडी वांट्स टू मीट वेडिपोल, यानी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर इन चाइना, कोई इंटरेस्ट नहीं है चाइना में उनसे मिलने में, और दौरा जब कैंसिल हो गया। तो ये है यूरोप की असल हालत, जो उनके अपने लीडर्स बयान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉलिसीज वही है। ये एक अजब बात है। बहरहाल तो जो हंगरी है, उन्होंने सबसे पावरफुल स्पीच जो है वो दी है। उन्होंने कहा हंगरी विल नॉट गो टू वॉर, क्योंकि ये सारे इकदाम जो है वो वॉर की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम जंग में नहीं जाएंगे। और पहली आलमी जंग में हमने 6,60,000, दूसरी आलमी जंग में 8,50,000 ये जाने खोई। इन दोनों जंगों में हम, दोनों आलमी जंगों में हम बाहर नहीं रह सके, इस जंग में हम शरीक नहीं होंगे। तो वी विल स्टे आउट ऑफ दिस वन, यानी ये जंग होने जा रही है, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, और हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। तो ये यानी कि सूरत हाल है। अब आप देखिए, एक और चीज मैं आपके सामने बयान करता हूं। एक लफ्ज आपने सुना होगा, शैडो फ्लीट। ये रशियंस का शैडो फ्लीट है। ये यूक्रेन जंग के बाद ये लफ्ज सामने आया। हुआ क्या? ये जो अमेरिकन और यूरोपियन सैंक्शन लगाते हैं रशिया के ऊपर, तो देखिए जो शिपिंग सेक्टर है वो सारा, उस पर सबसे ज्यादा बरतानिया का कंट्रोल था, फिर यूरोपियंस का था। यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज की शिपिंग कंपनीज हैं, लेकिन बरतानिया का सबसे ज्यादा कंट्रोल था। वहां पर फाइनेंसिंग हो रही है, इंश्योरेंस हो रही है। तो रशियन ऑयल भी वो लेकर जा रहे हैं, चाइना के लिए भी ऑयल, मतलब दुनिया भर में वो ऑयल सप्लाई कर रहे हैं। रशियन ऑयल वो सप्लाई कर रहे हैं। भाई सारा रशिया का ऑयल वो खुद अपने शिप से, तो उनके पास इतने हैं ही नहीं। तो सैंक्शन लगी, मतलब क्या कि अब वो शिप्स जो हैं, जो बरतानिया के थे, यूरोप के थे, वो इस्तेमाल नहीं होंगे रशियन ऑयल के लिए। तो रशिया ने तो ऑयल बेचना था। तो क्या हुआ, दुनिया में अल्टरनेटिव जो शिपिंग एक फोर्स है वो वजूद में आई, ब्रिक्स की शिपिंग फोर्स। चाइना के शिप्स हैं, बाकी के शिप्स हैं। तो अब हो ये रहा है, इनकी सैंक्शंस रशिया के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही? इतनी अनगिनत सैंक्शंस हैं, काम क्यों नहीं कर रही? अभी स्कॉट रिटर ने लिखा है कि ये जो रशिया पर नई सैंक्शंस हैं, रशिया इससे भी निकल जाएगा जैसे वो पहले बहुत सारे तूफानों से निकल गया, और यूरोप को उन्होंने कहा कि बड़ा गरक कर रहा। स्कॉट रिटर लिख रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है, सेम अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल सेल हो रहा है। यानी देखिए, आपके पास 100 शिप्स हैं, मैं सादा अल्फाज में, अब वो 100 शिप्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपने बड़ी मुश्किल से 30 शिप्स जो है वो अरेंज की है। तो अब आप 30 शिप्स के जरिए 100 शिप्स के बराबर ऑयल तो नहीं बेच सकते ना, इतना तो नहीं भेज सकते ना, बेच सकते हैं, लेकिन ना रशिया को कोई रेवेन्यू के हवाले से फर्क पड़ा, और ना ऑयल को शिपिंग करने में कोई फर्क पड़ा। यानी सेम अमाउंट ऑफ ऑयल जो यूक्रेन जंग से पहले रशिया दे रहा था, सेम अमाउंट ऑफ ऑयल जो है वो जो मुतबादल शिपिंग फोर्स जब वो वजूद में आई है, जिसको शैडो फ्लीट कहा जाता है, जो असल में ब्रिक्स नेशंस उसको चला रही हैं, तो सेम अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल उनके जरिए जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। नतीजा क्या निकला, यूके जो बहुत पैसा कमा रहा था उसको नुकसान हुआ, यूरोपियंस को नुकसान हुआ। बाकी जो उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो वेस्ट की हैं, जो जिनके शिप्स इस्तेमाल हो रहे थे इसी ऑयल के लिए, वो ऑयल तो उतना ही जा रहा है, लेकिन इनके जहाजों के जरिए नहीं जा रहा। नुकसान किसका हुआ? और वो सस्ता एनर्जी जो यूरोप आ रही थी नहीं आ रही, वो इंडिया ले रहा है, चाइना ले रहा है, और चाइना जदीद टेक्नोलॉजी बना रहा है, साथ सस्ती एनर्जी ले रहा है, यूरोपियन इंडस्ट्रीज फारिग हो रही है। ये जंग वहां है, लेकिन उसके असरात इतने बड़े हैं। तो इसका इजराइल से ताल्लुक यह है, इतने बड़े क्राइसिस के अंदर यूरोप फंस गया है और फंसता चला जा रहा है। बड़ा मुश्किल है इस लायबिलिटी को आगे लेकर चले। तो अब आप देखिए कि स्टारमर इस सब के बावजूद कह रहे हैं कि हम तो मजीद सैंक्शन लगाएंगे, और रशियन एसेट जब वो, अब यूक्रेन ने जो बरतानिया के स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कोalition ऑफ विलिंग की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें इस वक्त जो ज़ेलेंस्की हैं वो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे पहले गए, फिर स्वीडन गए, फिर फिनलैंड गए, वहां से होते हुए अब वो लंदन पहुंच गए हैं,
और स्टारमर के साथ मुलाकात हुई है और स्टारमर ने यह कहा है कि कोalition ऑफ विलिंग की मीटिंग होने जा रही है। इसमें वो इस बात को सपोर्ट करेंगे कि ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए जाएं। हालांकि बरतानिया का आर्मी चीफ कह चुका है कि यूक्रेन जीत नहीं सकता, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए जाएं। जो रशियन एसेट्स हैं वो फरीज जो हैं वो इस्तेमाल कर लेने चाहिए। $140 बिलियन की इब्तदाई रकम जो वो इनको दे देनी चाहिए और कंक्रीट स्टेप्स लेने चाहिए रशिया की जो एनर्जी है उसको ग्लोबल मार्केट से खत्म करने के लिए, ठीक है ना। यानी वही इकदाम जो उनको नुकसान पहुंचा रहे। भाई लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे तो क्या होगा? रशिया हार जाएगा, रशिया पीछे हट जाएगा? नहीं, एस्केलेशन होगी। यूरोप और नेटो रशिया के साथ जंग के मजीद करीब होंगे। इसके अलावा ऑन ग्राउंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा फ्रीज करेंगे, आलमी जंग को मजीद दावत देंगे और एक फाइनेंशियल सिस्टम में ये आखिरी कील साबित होगा इस तबूत का, इस फाइनेंशियल सिस्टम का। कोई अपना पैसा यूरोप में नहीं रखने जा रहा है, कोई अपना, ऑलरेडी वो निकालना शुरू हो गए। ऑलरेडी एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम बनना शुरू हो गया है। तो ये इस्तेमाल जो है अभी देख रहे यूरोप क्यों नहीं कर सका? क्योंकि ये फैसला ही इतना बड़ा है, इसलिए वो नहीं कर सके हैं। ये कोई आसान, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा थेफ्ट होगा, ये इतना आसान नहीं है। तो इसलिए वो एग्री नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये पैसा जब इस्तेमाल हमें कर लेना चाहिए। और मैक्रोन कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेड टूल्स चाइना के ऊपर इस्तेमाल करने चाहिए। मैक्रोन टेल्स यूरोपीय यूनियन टू वे यूजिंग स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेड टूल ऑन चाइना। अब चाइना के साथ मसला यह है कि चाइना ने इनके मिनरल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिससे इनकी इंडस्ट्री दांव पर लगी है। तो वो कह रहे हैं कि टफ एक्शन चाइना के खिलाफ लो ताकि उसको झुकाया जा सके और अपनी मर्जी की डील्स की जा सके। वो क्या होंगी? बल्कि चाइना इनके खिलाफ मजीद सख्त इकदाम उठाएगा। तो ये लड़ाई आने वाले दिनों में बढ़ने जा रही है। और ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि चाइना के मिनरल्स ने जो मेडिसिन हैं उनके ऊपर भी मोनोपोली हासिल कर ली है। 700 यूएस मेडिसिन है, 700 टाइप ऑफ यूएस मेडिसिन। वो उनके लिए वो इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो एक्सक्लूसिवली चाइना से आते हैं। यह तो बिल्कुल वही बात है कि जैसे कौमों में इक्तदार बदलता है, चाइना ऐसे घुमा रहा है इनको उंगली पर। और ट्रंप और जो मुलाकात होने जा रही है शी जिनपिंग की, उसके 48 घंटों बाद वो डेट है कि जब 100% टैरिफ चाइना पर लग जाएंगे। तो ये कुछ भी हल नहीं होगा, बल्कि लड़ाई जो है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और अचानक ये वेस्ट जो है वो जगह है कि अच्छा ये मिनरल्स इतने जरूरी है और ये हमारे हाथ में नहीं बल्कि ये चाइना के हाथ में है, तो झुका नहीं सकते और ना ही चाइना को इन्वेड कर सकते हैं। मगर ना वो जाते और हमला करते और जमहूरियत के नाम के ऊपर और ह्यूमन राइट्स और ड्रग्स के नाम के ऊपर वहां पर जब वो मिनरल्स ले आते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल और पूरा मंजरनामा है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।